चार नाम आपको बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप, सिलिया फ्लोरेंस, निकोलस मादुरो और डेल्सी रॉड्रिक। इसके बाद आता है चीन का इन्वॉल्वमेंट, रशिया का इन्वॉल्वमेंट। बस राजनीति जो अभी है वो अभी आजकल जो हाईलाइट में चल रही है यहीं चल रही है। बाकी देश का फ़ायदा नुकसान बाद में बात करेंगे। तो बात है शनिवार रात की, जब अमेरिका ने अपने सैनिकों के थ्रू निकोलस मादुरो और सिलिया फ्लोरेंस जो कि उनकी पत्नी है उनको अगवा कर लिया। अगवा इसलिए बोला जाएगा क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर के विरुद्ध है। वैसे यूनाइटेड नेशन की अपनी कोई अस्तित्व रह नहीं गया है, लेकिन फिर भी उसका एक हवाला दिया जाता है। अगवा करके वो निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को अमेरिका ले गए। ले जाने के बाद में डेल्सी रॉड्रिक को वहाँ की संसद ने एक्टिंग प्रेसिडेंट, जो कि पहले उपराष्ट्रपति थी और मादुरो की बहुत विश्वसनीय थी, उनको राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अब देखने की बात यह है कि डेल्सी को समर्थन है रूस का, डेल्सी को समर्थन दे रहे हैं ट्रंप, और डेल्सी को धमका भी रहे हैं ट्रंप। एक्चुअली एक कहावत है, राजनीति में न कोई अपना न कोई पराया, मौके की राजनीति होती है। तो जो शक की कहानी है, मुझे तो ये लग रहा है कि एक्चुअली मादुरो को इस तरीके से उठाया गया जबकि मादुरो उससे पहले अमेरिका को कई बार चैलेंज करते हुए देखा गया है कि आओ और मुझे हाथ लगा के दिखाओ और ये करो। तो ये अमेरिका, CIA और वेनेजुएला के इंटरनल लोगों के मिली भगत के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका, CIA और डीप स्टेट ने मिलके कहीं डेल्सी पर ही तो खेल नहीं कर दिया, या डेल्सी नहीं तो नहीं खेल कर दिया। हालांकि ये सिर्फ एक मेरा संभावनाएं बोल रही हैं, मेरा एक अपना नज़रिया है, लेकिन हो सकता है ये सच भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कोई अपना और कोई पराया नहीं होता है। राजनीति एक का इतिहास ऐसा रहा है कि अपनों ने ही अपनों को मरवाया है राजनीति की सत्ता पाने के लिए। और ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा कि डेल्सी रॉड्रिक वास्तव में निकोलस मादुरो की वफादार थी या फिर वो अपना खेल करके निकल गई। क्योंकि डेल्सी के जो भाई है इस समय वो अध्यक्ष है उसके, अपना इनकी जो पार्लियामेंट है उसमें अध्यक्ष है, और वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में है वहाँ पर। और जैसा कि निकोलस के जाने के बाद प्रेसिडेंसी डेल्सी के पास ही आनी थी, तो शक का पूरा एक नज़रिया उन पर भी जाता है। बाकी यहाँ पर जो सबसे बड़ा घाटा हुआ है वो चाइना का हुआ है, क्योंकि चाइना की 106 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अब खतरे में पड़ चुकी है। चाइना का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, क्योंकि चाइना अपना 40% तेल वेनेजुएला से मंगाता था। दूसरा, रशिया के इंटरेस्ट खतरे में आ गए हैं। तो आने वाले टाइम में राजनीति देखी जाएगी, थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि यहाँ अमेरिका ने यहाँ एक तीर से दो निशाने कर दिए हैं। क्योंकि वेनेजुएला पे बहुत लंबे टाइम से वो ट्राई कर रहा था कि उस पर कंट्रोल पाया जाए और उसके ऑयल रिज़र्व पर अमेरिका की कंपनियों का रहा, जो अमेरिका की कंपनियां वहाँ से तेल एक्सट्रैक्ट करें और अमेरिका के हाथ में उसका कंट्रोल आ सके, जिससे कि थोड़ा डॉलर कमाया जाए। और वहीं दूसरे निशाने पर उसने चाइना को भी लिया, जिससे कि चाइना का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, क्योंकि अब सारा कंट्रोल अब अमेरिका के हाथ में आ जाएगा, चाइना का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। तीसरा, उसका एक और भी हो सकता है कि चाइना अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए थोड़े टाइम के लिए ताइवान का एनेक्सेशन या ताइवान पे कब्जा करने का प्लानिंग थोड़ा डिले कर दें। तो मेरी समझ में तो यही आ रहा है। बाकी भारत से इसको कोई इतना ना ज़्यादा घाटा है ना फ़ायदा है। भारत आज से 2 साल पहले वेनेजुएला से तेल लिया करता था, तकरीबन 2 लाख बैरल पर डे आता था, वो भी उसने
अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद बंद कर दिया था। तो हाँ, ये है कि अगर जो अमेरिका का कंट्रोल आ जाता है तो भारत का फ़ायदा ही होगा, नुकसान इसमें कुछ नहीं। तो भारत के लिए अभी कोई ऐसी प्लस और माइनस वाली कोई ऐसी चिंता की बात है नहीं। भारत इस समय एम्पायर की तरह दूर से खड़ा हुआ देख रहा है कि मुझे आउट की उंगली उठानी है या प्लेयर को खेलने देना है। रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप दिमाग से पागल हो चुका है। कभी वो कुछ करता है और कभी किसी को धमकी देता है, कभी किसी को उठवा लेता है। तो उसका टाइम मेरे ख्याल से 2025 नवंबर या नवंबर 2026 तक या 27 मिड में मुझे लगता है उसका काम हो जाएगा। कि नवंबर 2025-26 में इलेक्शन है वहाँ अमेरिका में, जिसके बाद देखा जाएगा। कांग्रेस में अगर जो पावर चली गई उसकी, तो फिर मुश्किल है वो 2027 के हाफ तक उसको लोग गद्दी पर बैठा रहने देंगे। तो ये है मेरा एनालिसिस। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।